आधिकारिक घोषणा हालांकि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही शपथ लेंगे। शाम 5 बजे का वक्त तय माना जा रहा है और जिस तरीके से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं उससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ अब जा चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ अब प्रतिक्रिया आती है। हालांकि जिस तरीके से, और चलिए आपको इस बीच एक बड़ा अपडेट दे दें कि एक्स पोस्ट आ चुका है, यानी कि अब सोशल मीडिया पर यह चीज कंफर्म किया जा रहा है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार में आज नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार का 5 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कंफर्म कर दिया गया है विनोद तावड़े की तरफ से कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि जी बिहार झारखंड लगातार इस बात को बता रहा था और ये कह रहा था कि शाम 5 बजे का वक्त फिक्स हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अलीम, इस खबर पर मुहर लग गई है। विनोद तावड़े ने साफ कर दिया है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होना है। और मैं इसलिए कह रहा था कि दरअसल जी बिहार झारखंड इस बात को लेकर बार बार कह रहा था क्योंकि ये, और आपको बता दूं कि देखिए ये राजभवन की तरफ से ये कार्ड भी दिया गया है। जी बिहार झारखंड के लिए ये कार्ड भी आ गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, उसको आप लाइव दिखा सकें इसके लिए। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलीम, राजभवन से ये कार्ड जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे अलीम, राजभवन की तरफ से ये जो कार्ड दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जी बिहार झारखंड के लिए ये वहां पर इनविटेशन है कि आप शपथ ग्रहण समारोह में आकर वहां पर आप उसको प्रसारित कर सकते हैं। यानी ये तय हो गया है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इन 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बनने वाली है। खास बात यह है कि ज्यादा वक्त देना नहीं था। हम बार बार कह रहे थे अलीम की, जो लोग कह रहे थे कि शपथ ग्रहण में विलंब हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं होना था क्योंकि अब कभी भी विरोधी को ज्यादा वक्त देने की गुंजाइश नहीं थी। अभिषेक, जब इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि अब शपथ ग्रहण शाम 5 बजे होगा, आपने एक्सक्लूसिव इनविटेशन कार्ड भी राजभवन की तरफ से जो जी बिहार झारखंड को मिला है वो भी दिखा दिया, तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं सरकार के गठन की चर्चा पर। तो अब हिस्सेदारी किसकी किस तरह की होगी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की हिस्सेदारी बीजेपी की हो सकती है, और जिन जिन नामों पर लगातार चर्चा हो रही है उनमें से कुछ ऐसे नाम जिसका कंफर्मेशन हो सकता है? देखिए, नाम को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो खामोशी है वो बीजेपी की तरफ से नाम को लेकर है। जेडीयू की तरफ से माना जा रहा है कि संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, ये 3 नाम कंफर्म माने जा रहे हैं। बीजेपी ने अब तक कोई नाम सार्वजनिक ऐसा नहीं किया है सूत्रों के हवाले से भी कि मंत्रिमंडल में कौन होंगे, लेकिन हाँ, डिप्टी सीएम को लेकर जरूर चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में और कौन शामिल होगा बीजेपी की तरफ से, इसके नाम की चर्चा फिलहाल नहीं हो रही है। शाहनवाज हुसैन जरूर पहुंचे थे आज यहां पर। विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ शाहनवाज हुसैन भी यहां आए हुए थे, तो हो सकता है शाहनवाज हुसैन को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। और रही बात कि किसको कितना मंत्रालय मिलेगा, किस तरह का समीकरण होगा, तो अलीम, जिस तरह से 2020 में बनाया गया था, जो तालमेल हुआ था और उसमें जिस तरह का संख्या बल था, दोनों पार्टियों का जो मंत्रियों का अनुपात था, उसी तरह का होगा। जीतन राम मांझी एनडीए में होंगे, पहले महागठबंधन में वो थे तो महागठबंधन की सरकार में 1 मंत्रालय उनको मिला था, लेकिन अब देखना होगा। फिलहाल चूंकि मांग उनकी तरफ से जरूर हुई है कि 2 मंत्रिमंडल सदस्य चाहिए उनको, 2 पोर्टफोलियो चाहिए, लेकिन देखना होगा कि इस पर क्या बात होती है। फिलहाल चर्चा यही है कि दोनों तरफ से 3-3 लोग शपथ ले सकते हैं। अली, अगर बात हम जीतन राम मांझी की करें तो अभिषेक, ये चीज आपको भी याद होगा कि सम्मान की बात को लेकर ही महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग हुए थे और एनडीए में शामिल हुए थे। तो क्या यहां पर उनको वो सम्मान मिलेगा जो सम्मान वो पहले महागठबंधन की सरकार में चाहते थे, यानी कि 2 मंत्री पद चाहते थे वो? देखिए, मैं कुछ बयानों का जिक्र करूंगा। हालांकि राजनीति में होता है कि जब आप समर्थन में होते हैं तो अलग बयान देते हैं, विरोध में होते हैं तो अलग तरीके से बयान देते हैं, लेकिन हाँ, कुछ बयान जरूर ऐसे रहे हैं जिससे पता चलता है कि जीतन राम मांझी के रिश्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी बुरे नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में विरोधी होने के बाद थोड़ी करवाहट आई थी कुछ बयानों को लेकर, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने उसको खत्म करने की कोशिश की। जब खड़े होकर वो दरवाजे तक जाकर जीतन राम मांझी
को गले लगाते हैं। जीतन राम मांझी जब विधायक दल की बैठक में अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर ताली बजाकर स्वागत किया जाता है। ये चीजें बता रही हैं कि जीतन राम मांझी जो हैं वो नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं और बढ़िया रिश्ते रहे हैं। रही बात एनडीए, पूरे एनडीए की बात करें तो जीतन राम मांझी के प्रधानमंत्री से भी रिश्ते रहे हैं। मैं आपको एक बयान और याद दिलाता हूं जी। कोविड काल में जरूर जीतन राम मांझी जब विरोध में थे, महागठबंधन में थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक अटैक किया था तस्वीरों को लेकर कि हर जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों छपती है। लेकिन इसी के साथ एक बयान और याद करना पड़ेगा, जब महागठबंधन में रहते हुए भी जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री ने मुझे हमेशा बहुत सम्मान दिया है। मैं जब भी एनडीए में रहा हूं उनके साथ और मंच पर रहा हूं तो प्रधानमंत्री के बगल में मुझे कुर्सी दी गई है और ये मेरे लिए हमेशा बड़ी बात रही है कि प्रधानमंत्री मुझे इतना मानते हैं और सम्मान देते हैं। तो जीतन राम मांझी का नरेंद्र मोदी के साथ भी जो रिश्ता है वो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल एनडीए में जीतन राम मांझी को किसी तरह की कोई समस्या आएगी। अलीम, हाँ, ये अलग बात है कि राजनीति में फायदा नुकसान देखा जाता है, अलग बात है कि महागठबंधन में कभी जीतन राम मांझी फिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनका फैसला होगा। लेकिन रिश्तों की जहां तक बात है, एनडीए में जीतन राम मांझी के नरेंद्र मोदी से भी और नीतीश कुमार से भी रिश्ते अच्छे रहे हैं। रिश्ते अच्छे रहे और अभिषेक ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजनीति में मिठास और कड़वाहट कुछ नहीं रहता। वो हालात पर डिपेंड करता है, हालात पर निर्भर करता है कि कब किसके लिए कड़वा बोलना है और कब किसके लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो ये तय माना जा रहा है। ये कुछ जानकारी है अभिषेक आपके पास कि आज कितने लोग शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले सकते हैं, दोनों ही पार्टियों या फिर तीनों पार्टियों की तरफ से? देखिए अलीम, हम लोग जाहिर तौर पर मीडिया में हम लोग खबरें दिखाते हैं दर्शकों को, लेकिन हम लोग ज़रूर इस बारे में कह देते हैं कि हाँ, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये एक अनुमान है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब नहीं मिलता है तो हम लोग सिर्फ ये नहीं है कि झूठ मूठ का बोल दें और उसके बाद कह दें कि नहीं, हमने अपनी बात जो बोली वो गलत, हम उसको करार दे दें। तो इसलिए हम लोग कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच, और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा, उनके हर फैसले के साथ। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमत ही, हर फैसले से आप खुशी, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए चलिए हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी हम रामविलास एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनको सुना रहे थे। उन्होंने एक चीज कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया। बयानों की बात हो रही थी तो बयान बदल रहे हैं, लेकिन बयान में इनके अभी भी वो असमंजस की स्थिति दिख रही है कि उन्होंने साफ ये किया कि हम नीतीश के नीतियों का विरोध करते थे और करते हैं। अगर एलजेपी रामविलास के जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको शामिल नहीं किया जाता, बीजेपी के विजन को अगर शामिल नहीं किया जाता तो हम नीतीश के नीतियों का भी विरोध करते रहेंगे। तो ये बयान बता रहा है कि अभी भी सहज नहीं हुए हैं चिराग पासवान।
नहीं अली, मैं थोड़ा अलग कहूंगा कि चिराग पासवान सहज हैं। दरअसल वो असहज देखिए कहाँ थे। नीतीश कुमार से उनको एक विरोध रहा है, नीतीश कुमार की बातों से। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के साथ आप सबके साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं बना सकते। जो सबके साथ बढ़िया होता है वो किसी के साथ बढ़िया नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, और कहीं ना कहीं कुछ एक नीतीश कुमार को लेकर उनका विरोध रहा है। लेकिन वो असहज इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि वो इस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में है और वो प्रधानमंत्री का बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार पर वो नहीं कुछ कह रहे हैं। जब पूछा गया कि अगर नीतीश कुमार को लेकर आपको कोई विरोध अब नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार बन रही है, विकास के लिए बन रही है, देश हित में बन रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रति उनके मन में है कि मुझे प्रधानमंत्री के साथ रहना है, बीजेपी के साथ रहना है। लेकिन तो ऐसे में अगर एनडीए लेकिन अभिषेक 2020 के विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ ही रहे थे और नीतीश कुमार का विरोध भी वो लगातार करते रहे थे। ये भी सही है कि जहां जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार उतारे गए थे और वहां पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं तब भी वो बीजेपी के ही माने जा रहे थे ना। जेडीयू का यही तो आरोप था कि बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान को कहा गया था कि जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारा जाए। यानी जेडीयू ये मानती थी कि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी के करीबी हैं और बीजेपी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, तो आज भी वो बीजेपी के साथ हैं। तो चिराग पासवान को गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी और निश्चित तौर पर इस गठबंधन के लिए चिराग पासवान को समझाया गया होगा, उनसे बात की गई होगी, कन्विंस किया गया होगा। तो चिराग पासवान अगर अब भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार से मुझे दिक्कत नहीं है, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ हूं और बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा जो विजन है उस पर भी काम किया जाए, इसका मतलब है कि बीजेपी ने उनसे बात कर ली है। देखिए ये जो चीजें भी हुई हैं इसमें सभी सहयोगी दलों को, मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि अगर कोई सहयोगी दल बाद में किसी दूसरे खेमे में चला जाए अलीम, तो अलग बात है। लेकिन शुरुआत में मैं जरूर ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों से बात की होगी और बीजेपी ये पूरी कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए हैं, इसकी वजह से कोई भी मेरा सहयोगी दल मुझसे दूर ना हो, इसका प्रयास बीजेपी जरूर करेगी ताकि एनडीए में जितने भी दल हैं, छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, कमजोर हैं, ताकतवर हैं, सबको बीजेपी इस बार चाहेगी कि नीतीश कुमार की वजह से उन्हें खोना ना पड़े। इसके अलावा अगर बात करें हिस्सेदारी की, हम बात कर रहे थे तो 3 नाम तो हमने जेडीयू की तरफ से रख लिए, तो ये क्या माना जा रहा है कि सिर्फ 3 लोग ही शपथ लेंगे, बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, या फिर ये भी तय हो चुका है कि जो भी मंत्री बनने हैं ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय आज ही बांट दिए जाए, मतलब आज ही मंत्रियों को शपथ दिला दी जाए? नहीं अलीम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सारे मंत्रियों को आज ही शपथ दिला दिया। यह तय है कि बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज जो है वो शुरुआत में जरूर कुछ मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन मैं नाम को लेकर जो आपने पहले भी सवाल पूछा था, मैं यही कह रहा था कि एक समय था जब ये परंपरा होती थी कि एक लिस्ट जारी होती थी प्रेस में कि हाँ ये मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। वो समय के साथ परंपरा अब खत्म हो गई है, तो अब चीजों में सस्पेंस ज्यादा हो गया है और बहुत क्लियर नहीं किया जाता है, पहले से लिस्ट जारी नहीं की जाती है। अनऑफिशियली जरूर कुछ जानकारी मिलती है कि ये लोग शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से कौन मंत्रिमंडल में शामिल आज होने वाला है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है पार्टी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि दोनों तरफ से 3 मंत्रियों के शपथ की बात सामने आ रही है कि 3 होंगे दोनों दल से, और हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी से अगर एक शामिल हो तो हो, या फिर उनको इसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब जगह दी जाए। लेकिन सारा मंत्रिमंडल आज ही गठित हो जाएगा ऐसा नहीं होने जा रहा है। निश्चित तौर पर बाकी मंत्री बाद में इस सरकार में शपथ ग्रहण करेंगे। अभिषेक, बीजेपी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। अगर हाल के विधानसभा चुनाव में देखें और जिस तरह से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले गए, तो क्या ये माना जाए कि यहां पर भी चेहरों को ऐसा लाया जाए कि जिससे अच्छे खासे वोटों को साधा भी जा सके, अच्छे समीकरण बनाए भी जा सके और चौंकाया भी जा सके कार्यकर्ताओं को, लोगों को, कि बीजेपी हमेशा कुछ अलग हट के करती है? नहीं, चेहरे जरूर बदल जाते हैं, लेकिन बीजेपी का जो समीकरण होता है अलीम एक ही तरह का होता है। 2020 में जो सरकार बिहार में बनी थी एनडीए सरकार, उसमें भी बीजेपी ने सारे समीकरणों को ध्यान में रखा था। चेहरे भले ही बदल जाएंगे लेकिन समीकरण उसी तरह का होगा कि हर बिरादरी से, हर तबके से लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिले।
चेहरा जो जहां तक है नेतृत्व की बात होती है या बड़े लीडर की बात होती है उसमें जरूर बीजेपी चौंकाती है। जैसे अगर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री की बात जो आ रही है सामने, अगर वो दोनों शपथ लेते हैं तो ये चौंकाने वाला फेस है, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को 2020 में बनाया गया था, लेकिन फिर भी वहां भी कास्ट कॉम्बिनेशन का बीजेपी ने पूरा ख्याल रखा था और इस बार भी रखेगी। तो बीजेपी के समीकरण वही होते हैं कि वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी पर काम करती है। बीजेपी के बारे में अलीम एक चीज तो जरूर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब से बीजेपी में इनका दौर आया है, बीजेपी बहुत भविष्य के बारे में अच्छे से प्लानिंग करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, और वो सिर्फ 2024 नहीं सोच रही, उसको 2025 भी दिमाग में अब आ गया है। जब वो विरोध में थे, यानी कि महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तब बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती 2024 थी, लेकिन अब 2024 के लिए अगर एनडीए तैयार हो चुका है, नीतीश कुमार आ चुके हैं, तो बीजेपी ने अब मंत्रिमंडल गठन के लिए यह भी सोच लिया होगा कि 2025 में हमें किस स्ट्रेटेजी पर काम करना है, क्या रणनीति होगी, क्या समीकरण होंगे, कास्ट कॉम्बिनेशन होंगे, सारी चीजें बीजेपी पहले से प्री प्लान करके चलती है। और यही वजह है शायद कि देश में अभी सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी बनी है, क्योंकि वो 2, 4, 10 साल आगे तक की प्लानिंग करके चलती है। अलीम, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह भी देखा जाएगा कि 2024 चुनाव को किस तरह से साधा जाए, और शायद यही वजह है कि जितने भी सहयोगी हैं उनको इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया भी गया है। आपने कहा कि समझाया भी गया है, बातचीत भी की गई है, और सबके साथ मान मनौवल करके ही इस तरह के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सारी चीजें देख ली गई हैं कि क्या नाराजगी हो सकती है, कौन लोग हमारे साथ हो सकते हैं, कौन लोग हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, किसी तरह से गठबंधन में कोई दरार तो नहीं पड़ेगी, गठबंधन का कोई सहयोगी रूठेगा तो नहीं, ये सारी चीजें। रही बात 2024 को साधने की, तो अलीम इसको कहने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि 2024 साधने में बीजेपी कामयाब हो चुकी है। बीजेपी को बिहार में, चूंकि सूत्रधार नीतीश कुमार थे इंडिया गठबंधन के, और बिहार से ही वो शुरुआत हुई थी, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता बिहार की थी कि भाई बिहार में अगर नीतीश कुमार ही सूत्रधार हैं और वो हमारे साथ नहीं है, वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं, तो कहीं बिहार हमारा डैमेज ना हो जाए, बिहार में नुकसान ना हो जाए। हालांकि बीजेपी उसकी तैयारी जरूर कर रही थी। चिराग पासवान थे, पशुपति पारस थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम मांझी थे, ये सारे लोग थे। लेकिन एक बड़ा घटक जो जेडीयू थी बीजेपी के साथ पहले एनडीए में, उसको भी बीजेपी अपने साथ लाना चाहती थी। तो ये जो कामयाबी मिली है अलीम, 2024 साधने में बीजेपी कामयाब हो चुकी है। इसका इंपैक्ट सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी पड़ेगा। चलिए अभिषेक, बिल्कुल दूसरे प्रदेशों में भी पड़ेगा, और मेरे हिसाब से पड़ना भी शुरू हो चुका है। खासकर अगर हम पंजाब का जिक्र करें और इसके अलावा हम बंगाल का जिक्र करें, तो यहां पर पड़ना भी शुरू हो चुका है। शायद यही वजह है कि टीएमसी ने अलग राह अपना ली है, आम आदमी पार्टी ने अलग राह अपना लिया है। आपसे हम लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से देखा जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बनने जा रहे हैं, 9वीं बार वो शपथ लेंगे और 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो ऐसे में इस पर कई तरह की अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जो विरोधी थे वो अलग तरह का बयान दे रहे हैं, यानी कि पहले जो विरोधी थे वो अब साथ आ चुके हैं, और जो साथ थे अब विरोधी बन चुके हैं। तो इस बीच किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय
चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, अवसरवादी हैं भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखित अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे, और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो नीतीश कुमार आखिर क्यों अलग हुए? ये नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है कि क्या परेशानी थी। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन इस गठबंधन की किसी को परवाह नहीं थी। जिस तरीके से गठबंधन बनाया जा रहा था उस पर काम नहीं हो रहा था, नीतीश कुमार की सुनी नहीं जा रही थी, और इसीलिए नीतीश कुमार ने बोलना छोड़ दिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर रहकर काम नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने अलग होने की राह अपनाई। और इस बीच हम आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं, उनका इस्तीफा जल्द आ सकता है, और इसके बाद नया विधानसभा का स्पीकर बनेगा, और नाम के तौर पर नंद किशोर यादव का नाम सामने आ रहा है। तो विधानसभा की तस्वीर भी अब बदल जाएगी, जो विपक्ष में थे वो सत्ता पक्ष के साथ आ जाएंगे। स्पीकर की तस्वीर भी बदल जाएगी, क्योंकि अब अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा दे सकते हैं, चूंकि महागठबंधन की सरकार नहीं रही, और महागठबंधन की सरकार जब बनी थी उस वक्त उनको स्पीकर बनाया गया था।